देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच नई सियासी बहस छेड़ दी है। सीएम और अभिनेता थलापति विजय ने अपनी सरकार का एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए फिल्म निर्माता और अपनी फेमस फिल्म जननायकन के प्रोड्यूसर के वेंकट नारायण को नई दिल्ली में तमिलनाडु सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। यह पद कोई साधारण जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने वाला बेहद अहम पद माना जाता है। इतना ही नहीं, इस पद को मंत्री स्तर का दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन जैसे ही ये नियुक्ति सामने आई, तमिलनाडु की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी, डीएमके और एआईएडीएमके जैसे प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री विजय के इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि जिस व्यक्ति का तमिलनाडु से सीधा जुड़ाव नहीं है और जिसकी पहचान एक फिल्म निर्माता के तौर पर है, और उसे राज्य का विशेष प्रतिनिधि बनाना किसी तरीके से सही नहीं है। इस पे सवाल खड़े होते हैं। वहीं सरकार का दावा है कि के वेंकट नारायण की पेशेवर योग्यता और प्रशासनिक समझ को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने 23 जून को जारी आदेश में के वेंकट नारायण को 1 वर्ष के लिए नई दिल्ली में विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। इस पद का काम है कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय बनाना, तमिलनाडु के विकास से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाना और राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करना। इसलिए इस नियुक्ति को केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर के वेंकट नारायण है कौन? पेशे से वे चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉ ग्रेजुएट नारायण बेंगलुरु स्थित केवीएन प्रोडक्शन के संस्थापक हैं। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी अलग पहचान है। हाल ही में उन्होंने मुख्यमंत्री थलापति विजय की फिल्म जननायकन का निर्माण किया है। हालांकि ये फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है और प्रमाण से जुड़े मामलों के कारण इसकी रिलीज पर रोक लगाई गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री की फिल्म के निर्माता को सरकार में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद विपक्ष ने हितों को उल्लंघन बताया है और ये मुद्दा गहराइयों से उठाया है। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस नियुक्ति पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को राज्य का प्रतिनिधि बनाया है जिसे तमिल भाषा और तमिल संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो व्यक्ति तमिल समाज की भावनाओं और राज्य की सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरीके से समझता नहीं है, वे नई दिल्ली में तमिलनाडु की आवाज कैसे बन सकता है। बीजेपी ने यह भी पूछा है कि यह नियुक्ति केवल इसलिए की गई है कि क्या वे जो के वेंकट नारायण है वो मुख्यमंत्री विजय की फिल्म के निर्माता हैं, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव है या फिर कोई और भी कारण है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, डीएमके ने भी इस फैसले पर सरकार को घेरा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता तिरुचि शिवा ने कहा है कि नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच मेकेदातु बांध और कावेरी जल विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लगातार चर्चा जारी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि कर्नाटक से जुड़े व्यक्ति से तमिलनाडु के किसान कैसे उम्मीद करेंगे कि उनके अधिकारों की मजबूती से रक्षा हुई है। डीएमके का कहना है कि मुख्यमंत्री विजय पहले ही विधानसभा में ये कह चुके हैं कि उनकी सरकार मेकेदातु बांध के मुद्दे पर किसी भी तरीके की समझौते को नहीं करेगी। ऐसे में ये नियुक्ति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। एआईडीएमके ने यह भी कहा है कि इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी नेताओं का ये कहना है कि जब कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच वर्षों से जल विवाद चल रहा है, तब पड़ोसी राज्य से जुड़े व्यक्ति को तमिलनाडु का विशेष प्रतिनिधि बनाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। एआईएडीएमके ने यह भी पूछा है कि ऐसे व्यक्ति राज्य में किसानों को जनता के हितों की उसकी मजबूती से पैरवी कर पाएंगे, जैसे तमिलनाडु के लोगों की अपेक्षा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक विपक्ष के आरोपों पर विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार का कहना है कि के वेंकट नारायण की नियुक्ति केवल उनकी योग्यता, पेशेवर अनुभव और प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए की गई है। सरकार का दावा है कि यह फैसला पूरी तरीके से प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है और इसका किसी भी फिल्म या फिर व्यक्तिगत संबंध से कोई नाता नहीं है। लेकिन यह विवाद जल्द खत्म होते हुए नहीं नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री विजय पहले ही राजनीति में अपनी नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनके हर फैसले पर विपक्ष की पैनी नजर रहती है। अब यही वजह है कि इस नियुक्ति को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा तमिलनाडु विधानसभा से लेकर दिल्ली तक चर्चा का केंद्र बनने वाला है।
वही अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घमासान देखने को मिला है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने, कथित लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने और अवैध घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने ये बातें कोलकाता के रविंद्र सदन में आयोजित वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में कही है। उनके भाषण के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि ये सभी मुद्दे लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जिनकी सरकार पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, उनका कहना है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए और इसी दिशा में राज्य सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार कथित लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण जैसी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कानून लाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो कानून व्यवस्था या फिर समाज को प्रभावित करे। उनके भाषण में उन्होंने अवैध घुसपैठ का भी मुद्दा उठाया और ये भी कहा कि अवैध तरीके से भारत में आए और देश की संस्कृति या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में शामिल लोग हैं, उन्हें रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो लोगों की पहचान कर उन्हें मूल देश वापस भेजा जाएगा। इसके लिए कई नीतियां भी लाई जाएंगी। सीएम का दावा है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा बलों को आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती जिलों में होल्डिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे, जहां संदिग्ध अवैध घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि सीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू शरणार्थियों को अवैध घुसपैठिया नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अपने संबोधन में शुवेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना का अपमान या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अभियानों का विरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग सेना का अपमान करते हैं या आतंकवाद जैसे मुद्दे पर चुप रहते हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक नेताओं में से एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय चरित्र को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। कार्यक्रम के बाद सीएम ने भवानीपुर में भाजपा के नए कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि हर महीने 2 दिन वे स्वयं वहां बैठकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कई फैसलों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल को 600 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सीमा सुरक्षा से जुड़े पुराने विवाद समाप्त हो सके। इसके अलावा उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू करने, लंबे समय से लंबित जनगणना प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को आयु सीमा में छूट देने और नए आपराधिक कानून को लागू करने जैसे बड़े फैसलों का उल्लेख किया है। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कई ऐलानों को लागू करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इनमें से कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकारों की संवैधानिक भूमिका अलग-अलग है। इसलिए इन घोषणाओं को लागू करने की दिशा में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के इन ऐलानों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ये घोषणाएं जमीन पर कब उतरेंगी और कैसे उतरेंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सिया गोयल के माता पिता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आज के समय किसी बच्चे के व्यवहार या फिर उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए सीधे तौर पर माता पिता या फिर पूरे परिवार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कंगना का मानना है कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया, इंटरनेट और AI युवाओं पर गहरा प्रभाव डाल रही है, जिससे उनके विचार, फैसले और व्यवहार भी प्रभावित हो रहे हैं। कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर सिया गोयल के पिता के बयान से जुड़ी एक खबर साझा की। इस खबर में सिया के पिता ने कहा था कि यदि उनकी बेटी इस हत्या की दोषी साबित होती है तो उसे भी किले से नीचे फेंक देना चाहिए।
जहां से केतन अग्रवाल की मौत हुई थी। इस बयान ने पूरे मामले को लेकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस खबर को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा कि आज के दौर में केवल परिवार, घर या माता पिता को देखकर ये नहीं तय किया जा सकता कि बच्चों के संस्कार कैसे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये अधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपना समय किन लोगों के साथ बिता रहे हैं, उन पर सोशल मीडिया, इंटरनेट और एआई का कितना प्रभाव है और उनकी सोच को कौन आकार दे रहा है। कंगना ने आगे लिखा कि वर्तमान समय में लोग कई तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपनी एक अलग और आकर्षक छवि पेश करते हैं, जबकि वास्तविक जीवन में उनका सोच और व्यवहार बिल्कुल ही अलग होता है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के अपराध के लिए उसके माता पिता या परिवार को दोषी ठहराना उचित नहीं है। उनके अनुसार समाज को ये समझने की जरूरत है कि बदलते समय में युवाओं पर बाहरी प्रभाव पहले से कई गुना बढ़ चुका है। कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई है। लोग जो है उनके इस विचार का समर्थन कर रहे हैं, तो कोई लोग उसे अपराध के लिए पूरे परिवार को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, तो परिवार को बिल्कुल ही साइड नहीं किया जा सकता। आज के डिजिटल दौर में युवाओं पर सोशल मीडिया, इंटरनेट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परिवार के साथ साथ सामाजिक माहौल, दोस्तों का साथ और डिजिटल दुनिया भी किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने में अहम भूमिका जरूर निभा रही है। फिलहाल केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच जारी है। पुलिस लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है और मामले की सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि इस मामले में वास्तविक दोषी कौन था। और वही कंगना रनौत का ये बयान अब पूरे घटनाक्रम में एक नया जो है मोड़ लेकर आ गया है। कई लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, जिसमें बच्चों की परवरिश, आधुनिक तकनीक के प्रभाव और परिवार की जिम्मेदारियां जैसे अहम मुद्दे अब चर्चा का विषय बन चुके हैं। वहीं राजस्थान के सिरोही जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिससे पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर में सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आरोप है कि सिरोही जिले के गांव में एक परिवार ने आर्थिक तंगी के कारण मृत्यु भोज में परंपरा के मुताबिक घी के मालपुए नहीं बनाए। इसके बाद समाज के कुछ पंचों ने न सिर्फ उस परिवार को बल्कि कुल मिलाकर 43 परिवारों को सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला सुना दिया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि इस फैसले के बाद गांव में उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। लोग उनके घर आना जाना छोड़ चुके हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है। कई लोग परिवारों के सामने आजीविका और रोजमर्रा की जीवन से जुड़ी कई गंभीर परेशानियां जो है आकर उनके सामने खड़ी हो रही हैं। बताया जा रहा है कि गांव के एक परिवार में हाल ही में मृत्यु भोजन जो है आयोजित किया गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। ऐसे में उन्होंने परंपरा के अनुसार घी के बने मलपुए तैयार करने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार साधारण भोजन कराने का फैसला लिया। परिवार का कहना था कि उनका उद्देश्य किसी परंपरा का अपमान करना नहीं था, बल्कि सीमित आर्थिक संसाधनों में अंतिम संस्कार से जुड़ी रस्मों को पूरा करना था। लेकिन आरोप है कि समाज के कुछ लोगों ने इस पूरे परंपरा का उल्लंघन मान लिया। इसके बाद समाज के एक दर्जन से अधिक पंचों की बैठक बुलाई गई, जिसमें मृत्यु भोज कराने वाले परिवार सहित कुल 43 परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय लिया गया। पीड़ितों का कहना है कि इस फैसले के बाद पूरे गांव ने उनके साथ भेदभाव किया, उनके घर आना जाना छोड़ दिया, उन्हें कार्यक्रमों में आमंत्रित करना छोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि अब गांव के लोग उनसे सामाजिक संबंध नहीं रख रहे हैं। कई लोग उनके घर नहीं आ रहे हैं। पारिवारिक समारोह, धार्मिक हो या फिर सामुदायिक कार्यक्रम हो, कहीं भी उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। कुछ परिवारों का कहना है कि इसका असर उनके रोजगार, दैनिक जीवन और जो है उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण वे परंपरा के अनुसार महंगा मृत्यु भोज तैयार नहीं कर सके। उनका कहना है कि यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसकी क्षमता के अनुसार धार्मिक और सामाजिक रस्में निभाने का अधिकार है, लेकिन जो है केवल
आर्थिक मजबूरी के कारण पूरे परिवार और उससे जुड़े अन्य लोगों को समाज से अलग थलग कर देना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देश भर में सामाजिक कुरीतियों और दिखावे वाली परंपराओं को लगातार जो है ट्रोल किया जाता है, लगातार ये चर्चा में रहती है। कई सामाजिक संगठनों और जागरूक नागरिकों का मानना है कि किसी भी धार्मिक या सामाजिक परंपरा का पालन स्वेच्छा से होना चाहिए, ना कि किसी दबाव में या फिर किसी दंड के डर में। यदि कोई परिवार आर्थिक कारणों से किसी परंपरा को पूरी तरीके से निभाने में सक्षम नहीं है तो उसके साथ भेदभाव करना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये उचित नहीं है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता, गरिमा और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार देता है। किसी भी व्यक्ति या परिवार का सामाजिक बहिष्कार केवल इसलिए करना कि किसी सामाजिक परंपरा का पालन अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार किया गया, कई कानून और सामाजिक जो है स्थितियों पर सवाल खड़े करता है। विभिन्न राज्यों में सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अलग अलग स्तर पर कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्थाएं मौजूद है। इसके बाद भी ऐसी खबरें जो हैं सामने आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक संबंधित पंचों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी स्पष्ट है कि जिस बैठक में सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया गया था उसमें क्या तर्क दिए गए थे और क्या सभी लोग इस फैसले से सहमत थे। इसलिए पूरा मामला दूसरे पक्ष की तरफ से ही सामने आ रहा है। उधर पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से न्याय की मांग की। उनका कहना है कि उन्हें समाज में सम्मान के साथ रहने का बिल्कुल अधिकार है। उनका आरोप है कि सामाजिक बहिष्कार की वजह से उनके बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर किसी भी तरीके का मानसिक दबाव नहीं डाला जा सकता। कई परिवारों का कहना है कि वे भय और असुरक्षा का माहौल जो है महसूस कर रहे हैं। ये मामला केवल एक गांव तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस बड़ी सामाजिक सोच की ओर इशारा करता है जहां कई बार परंपराओं को निभाने का दबाव आर्थिक स्थिति में जो है बड़ा बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या किसी परंपरा का पालन न कर पाने की सजा पूरे परिवार को समाज से अलग कर देना हो सकता है? क्या आर्थिक मजबूरी को नज़रअंदाज कर देना जो है ये फैसला करना ये उचित है? क्या सामाजिक सम्मान का अधिकार किसी परंपरा से छोटा हो सकता है? और सबसे अहम ये बात है कि क्या प्रशासन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठा पाएगा? तो राजस्थान के सिरोही जिले से सामने आई ये घटना एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि परंपरा सम्मान से ज़्यादा जरूरी है या फिर उससे भी ज़्यादा जरूरी है इंसान की गरिमा, समानता और संवेदनशीलता। फिलहाल TV7 भारत में इतना ही। जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।